हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम गरिमा बोकारो झारखंड। और हम लोग की क्लास सिलेबस कवर कर रहे हैं सेकेंड ईयर की मेथड ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग। और पिछले क्लासेस में हम लोग जो भी माइंस होती है, माइंस के क्लासिफिकेशन देखे थे, किस तरह की माइंस कहाँ और किससे होती है। तो एक बार पुनः प्रीवियस क्लासेस में जो डील्स किए थे हम लोग वो देख लेते हैं। तो मैंने बताया था माइंस के बारे में। माइंस माइंस एज ए ओपन कास्ट माइंस होती है एंड अंडरग्राउंड माइंस होती है। ओपन कास्ट में क्वारी स्ट्रिपिंग माइंस, सरफेस माइंस, ओपन पिट माइंस एंड बहुत सारे नए नए जो टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं, मशीनरीज के यूज़ हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ओपन कास्ट में माइंस की नोमेनक्लेचर की गई है। ठीक। अंडरग्राउंड में हम लोग देख रहे थे बी एंड पी मेथड, यानी कि बोर्ड एंड पिलर मेथड। फिर लॉन्गवॉल मेथड। लॉन्गवॉल मेथड में रिट्रैक्टिंग एंड एडवांसिंग मेथड दोनों अलग अलग। बोर्ड एंड पिलर में केव मेथड, केविंग मेथड एंड स्टोविंग मेथड। ये हमने इतना डिस्क्राइब करा था एज ए प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी ओपन कास्ट शुरू होती है और ओपन कास्ट की डिफिनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर छोटे छोटे जो भी डिफिनेशन आएंगे, जैसे क्वेरी आएगी, स्टिपिंग रेशियो आ गया, ओवरबर्डन आएगा, तो ये सब सारे हम लोग डिस्कशन करते हुए क्या ओपन कास्ट की एडवांटेज है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या ओपन कास्ट का इन्वायरमेंट चाहिए, कैसा वर्किंग चाहिए, हार्ड थिकनेस सरफेस जो भी है, कितनी हाइट बेंच रखनी है ओपन कास्ट के लिए, ट्रैवलिंग क्या रखनी है, मशीनरीज क्या रखनी है, टिपर्स की साइज, बकेट, ये सब सारे हम लोग आगे चल के कंटिन्यू देखेंगे। अब प्रॉपर तरीके से हम लोग माइंस में इंटर कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं ओपन कास्ट की डिफिनेशन। पहला डिफिनेशन की आप वैसा माइंस की जो अंडरग्राउंड ना रहे। उसके बाद ओपन कास्ट एक तरीके से सरफेस माइनिंग है जो ऊपरी भाग से ही हम लोग खुदाई करते हैं। एज ए डिफिनेशन चलिए देखते हैं। तो डिफिनेशन क्या क्या कहता है? ओपन कास्ट माइंस मीन्स एनी माइंस अदर देन एन अंडरग्राउंड एक्सकवेशन। वैसा माइंस जो अंडरग्राउंड एक्सकवेशन यानी कि अंडरग्राउंड माइंस को छोड़ के। ठीक। उसके बाद वी कैन ऑल्सो डिफाइन एस the open cast mining is a surface mining technique। ये एक तरह का टेक्निक है, सरफेस माइनिंग की टेक्निक है, जहां पे हम लोग मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं या फिर गेन करते हैं या फिर एक्सकवेशन करते हैं। दैट एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स फ्रॉम ओपन पिट इन द ग्राउंड। ओके। मतलब ओपन कास्ट माइंस ऐसी माइंस है जिसमें हम लोग ओपन पिट की टेक्निक यूज़ करते हैं। सिंपल में डिफिनेशन आपको रटना भी नहीं है, आपको समझना है। ये लाइन कहता है वैसा माइंस जो अंडरग्राउंड को छोड़ के। ठीक। उसके बाद ये मैंने अपने से बनाया, वी कैन ऑल्सो डिफाइन एस द ओपन कास्ट माइनिंग इज ए सरफेस माइनिंग। ये सरफेस माइनिंग का ही एक टेक्निक है जो कि मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं फ्रॉम ओपन पिट इन द ग्राउंड। मतलब खुली सतह में हम लोग मिनरल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ओके। और अगर इसको आप और लंबी चौड़ी या फिर और पेजेस भरना चाहते हैं तो बाकी की पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। इट इंक्लूडेड रिलेटेड एक्सप्रेशन सच एज पिट माइनिंग, पिट भी बोलते हैं इसको या पिट माइनिंग भी बोलते हैं, सरफेस माइनिंग, सरफेस माइनिंग या सरफेस माइंस भी बोलते हैं, ओपन पिट भी बोलते हैं एंड स्ट्रिप माइनिंग भी बोलते हैं, और बहुत जगह जगह क्वेरी भी बोलते हैं, क्वेरी माइनिंग, क्वेरी या क्वेरी माइंस। ठीक। इस तरह का हम लोग इसे देखते हैं, इसके रूप में देखते हैं। ठीक है। मतलब ये ओपन कास्ट की डिफिनेशन और इतने जो हमारे वर्ड है ये ओपन कास्ट की पार्ट्स बोलिए या ओपन कास्ट का रूप बोलिए, रूप। ओके।
एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट इंक्लूडेड रिलेटेड एक्सप्रेशन, मतलब इसमें और भी बातें को इंक्लूड किया गया है जो कि ओपन कास्ट की मीनिंग के बराबर है। तो सच एट पिट माइनिंग, सरफेस माइंस या सरफेस माइनिंग, ओपन पिट माइनिंग एंड स्ट्रिप माइनिंग एज वेल एज क्वेरी भी कहीं कहीं बोला गया है ओपन कास्ट माइंस को। ठीक, उसके बाद और भी अगर आप लंबा लिखना चाहते हैं तो इसमें आप एक लाइन और ऐड कर दीजिए, माइंस मीन्स एनी एक्सकवेशन इन द अर्थ वेदर एबोंडेंट, एबोंडेंट, एबोंडेंट इट मीन्स, मैं बताऊंगा, ठीक है। एबोंडेंट मीन्स अगर कोई माइंस मेरा, सपोज दैट ये माइंस ओपन कास्ट माइंस है, मैंने ये ओपन कास्ट माइंस है, मैंने यहाँ से ट्रेसिंग निकाली, ऐसे ट्रेसिंग निकाली एक बेंच, फिर यहाँ से ऐसे दूसरी बेंच निकाली, ठीक, फिर यहाँ से तीसरी बेंच निकाली। अब मेरे को आगे की माइंस या फिर माइनिंग ऑपरेशन नहीं करनी है, तो ये कुछ दिन के लिए स्थगित हो जाती है। स्थगित, स्थगित मतलब कुछ रीजन से, अगर रीजन क्या, सपोज दैट यहाँ तक पानी भर गया, ओपन है और इन्वायरमेंट में वेदरिंग, क्लाउड ये सब होते रहती है, तो सीजनली इफेक्ट आएगा। तो सपोज दैट यहाँ तक पानी हो गए, पानी भर गया, तो क्या इस पे हम काम कर सकते हैं? नेवर, कभी नहीं काम कर सकते जब तक कि ये पानी ना कम हो। ये पानी कैसे कम हो? या तो डी वाटरिंग कीजिए पंप लगा के, अदरवाइज सीजनली का या फिर अदर सीजन आने का वेट कीजिए। ठीक, तो ऐसे माइंस को हम लोग आस्थगित माइंस कहते हैं, यानी कि एबोंडेंट माइंस। ठीक, इसकी मैं डिफिनेशन करवाऊंगा आगे चल के, तो फिलहाल ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं। माइंस मीन्स एनी एक्सकवेशन इन द अर्थ वेदर एबोंडेंट और बीइंग वर्क, मतलब या तो वो बंद हो या फिर वो कंटिन्यू काम पे हो, मेड फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग फॉर ए विनिंग एनी मिनरल्स एंड एनी प्लेस वेयर इज ए मिनरल्स डिपॉजिट इन इज बीइंग वर्कड। ओके, कहता है कि इट मीन्स एनी एक्सकवेशन, ओपन कास्ट का मतलब है कोई भी खुदाई जो एज ए खुदाई करके बंद की गई हो या फिर खुदाई की ऑपरेशन कंटिन्यू हो। ठीक, किस लिए हम लोग खुदाई करते हैं ओपन कास्ट? क्योंकि मिनरल की डिपोजिशन को बाहर निकालने के लिए, यानी कि मिनरल को बाहर निकालने के लिए, वही चीज है फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग फॉर और विनिंग एनी मिनरल्स। विनिंग मतलब खुदाई या बाहर निकालना भी आप बोल सकते हो। तो सिंपल ये ओपन कास्ट की डिफिनेशन, अगर आपसे कोई ओपन कास्ट पूछे या ओपन कास्ट माइंस पूछे तो आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप और भी इसमें डिफाइन करना चाहते हैं तो बहुत सारी डिफिनेशन इसकी है, लगभग 3-4 पेज की मैं इसको फिलअप कर सकता हूँ अप्रोक्स में। तो जैसे कि ओपन कास्ट माइंस हम लोग कहाँ बनाते हैं या फिर कैसे बनाते हैं, इसकी क्या मशीनरीज है, इसकी क्या एडवांटेज है, इसकी क्या डिसएडवांटेज है, तो बहुत सारे ओपन कास्ट की पेज अगर फिल करना चाहो तो बहुत सारे फिल हो सकते हैं। तो टेम्पररी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस तरह का आपका नंबर दी गई है होगी क्वेश्चन में, अगर ये 2 नंबर की है तो आप सिंपल सा एक पैराग्राफ लिखिए, ऊपर वाली 5 नंबर है तो सेकेंड पैराग्राफ भी लिखिए, 10 नंबर है तो थर्ड पैराग्राफ भी लिखिए। और अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें कौन सी मशीनरीज यूज होती है वो लिखिए, इसकी एडवांटेज क्या है वो लिखिए, डिसएडवांटेज क्या है वो लिखिए। उसके बाद और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी सेफ्टी लिखिए, इसकी ट्रांसपोर्टेशन लिखिए, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, इससे क्या बेनिफिट होता है, ये सब सारे कंटिन्यू बढ़ाते जाइए आप। तो ये ओपन कास्ट की डिफिनेशन हो गई। अब हम लोग देखेंगे एबोंडेंट माइंस, इसकी डिफिनेशन देखेंगे, फिर हम लोग ओवर बर्डन देखेंगे यानी कि ओबी, फिर स्ट्रिपिंग रेशियो, फिर क्वेरी क्या होती है वो देखेंगे। तो मैं बोर्ड को रब करता हूँ, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा
एबंडेंट माइंस की डिफिनेशन रही। ज़्यादा लंबी नहीं रखनी है, अगर लंबी रखनी चाहे तो और भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी माइंस, ये सपोज दैट ओपन कास्ट माइंस है, इतनी बड़ी ओपन कास्ट माइंस, हम लोग ने यहाँ से इनटेक बनाया, माउथ बनाया, और ये ऐसे चलते हुए एज ए स्टिपली यानी कि ग्रेडियंट में बेंचिंग की। बेंचिंग करते करते, ऐसे ही बेंचिंग करते करते हम लोग यहाँ तक आए, ऐसे करते करते यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, फिर ऐसे बेंचिंग करते करते हम लोग डीप पहुँच गए। एज ए वर्किंग फेस हमारा ये हो गया। ठीक, ये हमने ओपन कास्ट माइन चलाई। ठीक, यहाँ से एक्सकवेशन करते करते, बेंचिंग बनाते बनाते हम लोग ने कहाँ पहुँच गए, एज ए डीप माइंस तक पहुँच गए। ओके, सपोज दैट ये 400 डीप चले गए हम लोग कोयल की एक्सकवेशन करते करते। इन द केस हुआ यूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, या फिर किसी अनऑथराइज पर्सन ने इस माइंस पे कानूनी रूप से बंद करने का आह्वान दिया, या फिर आह्वान किया, या फिर किसी कारण हो सकता है इस माइंस से हार्मफुल गैसेस निकल रहे हो, या फिर इस माइंस से वाटर से पूरी तरह भर गई हो, जिसमें केमिकल्स या फिर ऐसे वायरस एंड बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं जिसके कारण एज ए पब्लिक को प्रॉब्लम्स आ रही है, या एनवायरनमेंट को भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे कंडीशन में इस माइंस को हम लोग एबोंडेंट के रूप में छोड़ देते हैं, एबोंडेंट के रूप में छोड़ देते हैं, यानी कि भविष्य में इसमें अब कभी भी काम नहीं होगा। नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर पीरियड। तो ऐसे माइंस को हम लोग एबोंडेंट माइंस करते हैं। तो डिफिनेशन क्या कहता है, आप देखिए, इट मीन्स सच वर्किंग एज बीन एबोंडेंट विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर। वही चीज़ कि भविष्य में ऐसी माइंस जिसमें हम लोग माइंस करके छोड़ चुके हैं और भविष्य में कभी माइंस को एज ए रनिंग या फिर खोलने की नहीं सोच रहे हैं, वैसे माइंस को हम लोग एबोंडेंट माइंस कहेंगे। ओके, और अगर इसकी डिफिनेशन बढ़ानी चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसी ऐसी कोई खुदाई या ऐसी कोई क्वेरीज जो किसी कारणवश या फिर हार्मफुल इफेक्ट या फिर जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस या फिर पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस के कारण बंद कर दी गई हो, तो उसे हम लोग एबोंडेंस माइंस के रूप में देखते हैं या फिर कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे ओवरबर्डन की डिफिनेशन। ओवरबर्डन किसे कहते हैं? ओके, सपोज दैट ये यही माइंस है हमारा, तो ये हमारा ऐसे सरफेस है, ये हमारा सरफेस है जिसमें फॉरेस्ट, पेड़ पौधे, जंगल जानवर या फिर समथिंग कुछ हो। तो हमने क्या करा कि पहले तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से या फिर फॉरेस्ट विभाग से परमिशन लिया माइनिंग करने के लिए, लीज होल्ड लिया, फिर इसको हमने साफ किया पूरे के पूरे। ठीक, पूरा साफ कर दिया। अब ये हमारा प्लेन सरफेस हो गया। प्लेन सरफेस के विद इन 5 मीटर तक या फिर 7 मीटर के बीच, 10 मीटर के बीच, 10 मीटर नहीं हो सकता लेकिन 5 मीटर के बीच हमारा सोयल का फॉर्मेशन है। सोयल यानी कि मिट्टी की फॉर्मेशन है, मिट्टी की फॉर्मेशन है। तो हमने
मशीन से मिट्टी को भी साफ करवा दिया। ठीक, उसके बाद धीरे धीरे हमारा हार्ड रॉक या फिर टेम्पररी कॉम्पैक्ट रॉक, मतलब पूरी तरह से कॉम्पैक्ट नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत हार्ड है। हार्ड कितना आ गया, ये 5 मीटर तो हमने पहले साफ किया। यहाँ से सपोज दैट 100 मीटर या 50 मीटर मान लेते हैं, 50 मीटर हार्ड रॉक आ गया। तो इसको हमने क्या किया, ब्लास्टिंग करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि जो हमारा कोयल का फॉर्मेशन है या फिर डिपोजिशन है वहाँ तक हमने आ गया। तो ये जो हार्ड रॉक है इसी को तोड़ा मैंने एज ए ब्लास्टिंग करके तोड़ा। तो ये आपका ऐसे ऐसे या समथिंग स्ट्रक्चर में आएगा, इतने इतने बड़े बड़े चट्टानें आएगी। तो यही चट्टानों को हम लोग ओवरबर्डन कहते हैं, यानी ओबी के रूप में देखते हैं। ओबी के रूप में आप एक वर्ड ऐसे भी यूज कर सकते हैं, द अनवांटेड मटेरियल विच आर लाइव बिटवीन या फिर लाइव अपर दी और बॉडी। ठीक, तो यही ओवरबर्डन है। चलिए इसकी डिफिनेशन करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिगर भी बना लीजिए। तो मैंने बताया था जो कि ऊपर जो मिनरल्स बॉडी या फिर मिनरल डिपोजिशन के ऊपर में जो फॉर्मेशन रहता है जो कि अनकंसोलिडेटेड रहता है उसी को हम लोग ओवरबर्डन कहते हैं। तो डिफिनेशन ये रहा, कहता है डिफिनेशन इन माइनिंग यानी कि माइनिंग के टर्म्स में overburden refers to the rock, soil, and other materials that lie above deposition of economically valuable minerals। जो मिनरल्स इकोनॉमिकली वैल्यूएबल है उसके ऊपर में जो डिपोजिशन होती है उसी को ओवरबर्डन कहते हैं। और रिसोर्सेस थिंक थिक ओके। इसके बाद एक लाइन्स और जोड़ दी गई है, एंड इट इज अनकंसोलिडेटेड मटेरियल। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल इट मीन्स क्या कहता है कि अगर ये सपोज दैट एक रॉक है, छोटे सा रॉक है या पत्थर है, और ये रॉक छोटा सा पत्थर है, इसके नीचे भी छोटा सा है, एंड दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो। अभी ये अनकंसोलिडेटेड है, ये रॉक देखिए यहाँ पे जॉइंट है ना, जॉइंट ये पूरी तरह से कॉम्पैक्ट नहीं हुई है, यानी कि पूरी तरह से जुड़ी नहीं हुई है, ये भी नहीं जुड़ी हुई है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ये अनकंसोलिडेटेड है। जैसे ही इसमें नेचुरल एजेंट या फिर प्रेशर या फिर जो भी डिकम्पोजिशन अदर दैन सोइल्स या ऑर्गेनिक मटेरियल्स या फिर नेचुरल जो एजेंट होती है जो कि कंसोलिडेटेड मटेरियल्स के रूप में देखा जाता है, तो जैसे ही इसमें प्रेशर बाकी नेचुरल एजेंट काम करते हैं तो ये कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कॉम्पैक्ट होना ये ऐसे कॉम्पैक्ट होना हो जाता है। अगर ये ऐसे इतनी तरह की साइज है तो ये कॉम्पैक्ट होके इतनी साइज हो गई। तो ये कॉम्पैक्ट होना को क्या कहते हैं हम लोग, क्या किस रॉक से नाम जानते हैं, इसी को हम लोग इग्नियस के रूप में भी देखते हैं, इग्नियस रॉक के भी रूप में देखते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के भी रूप में देखते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक के भी रूप में देखते हैं। ये सब सारे जूलॉजिकल के टर्म्स हैं जिसमें हम देखते हैं। अगर ये कॉम्पैक्ट के प्रोसेस में है तो स्पेशली ये चला जाएगा आपको मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री के फॉर्मेशन में। ठीक, इग्नियस का फॉर्मेशन कब होता है, जब भी कोई मोल्टेन रॉक्स एज ए लावा या सपोज दैट ये मोल्टेन रॉक्स माग्मा है, लावा है नीचे,
अर्थ के नीचे ये बाहर निकलना चाहे, जहाँ इसको लूज मटेरियल मिल गया, लूज सरफेस मिल गया, ये बाहर तोड़ के निकलेगा। ठीक, बाहर तोड़ के निकला, ये यहाँ डिपोजिशन किया और ऐसे सरफेस स्ट्रक्चर बना दिया कि ये पहाड़ के रूप में आ गया। पहाड़ के रूप में आ गया, इट मीन्स ये पहाड़ बन गया। पहाड़ बन गया, बड़े बड़े चट्टाने जो भी इसके आसपास में थे वो नेचुरल एजेंट के थ्रू बाय डिफॉर्मेशन या फिर क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल एजेंट के थ्रू विंड, एयर, वाटर एंड ग्लेशियर से पिघलते पिघलते ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में हुए, पार्टिकल्स में ऐसे डिपॉजिट हुए। डिपॉजिट होने के बाद यही तो रॉक्स है, यही तो इग्नियस रॉक है। उसके बाद डिपोजिशन के बाद कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट होता है तो सेडिमेंट्री का फॉर्मेशन लेता है और बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है तो नीचे फिर ये मेटामॉर्फिक के रूप में देखते हैं। तो ये हमारा अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है जिसको हम लोग ओबी के टर्म में जानते हैं। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे स्टिपिंग रेशियो। स्टिपिंग रेशियो होता क्या है कि स्टिपिंग रेशियो सपोज डैट ये माइंस में इतना हमें यानी कि 5 मीटर तक ओबी हटाना पड़ा। उसके बाद यहाँ से इतना हमारा मिनरल्स फॉर्मेशन हुआ यानी कि कोयले का फॉर्मेशन हुआ। तो स्टिपिंग रेशियो क्या कहता है कि जिस माइंस में यानी कि टोटल ओबी प्रेजेंट ऑन द माइंस डिवाइडेड बाय मिनरल्स फाउंड, मतलब एक तरह से आप इसको सिंपल में बता सकते हैं कि इट इज़ ए रेशियो ऑफ ओबी रिमूवल एंड मिनरल्स फाउंड। तो यही हमारा स्टिपिंग रेशियो होता है। तो चलिए देखते हैं स्टिपिंग रेशियो की डिफिनेशन। आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बोर्ड को रफ करता हूँ। तो स्टिपिंग रेशियो हमने अभी बताया था आपको। तो चलिए डिफिनेशन की ओर चलते हैं। टाइम भी बहुत हो चुकी है, अप्रोक्स रात के 2 बज चुके हैं और हमें नींद भी आ रही है, सोना भी है। तो देखते हैं, दिस इज द रेशियो ऑफ ओवर बटन, यानी क्या है, रेशियो है ओवर बटन टू रिमूव इन मीटर क्यूब। ये चीज़ हमेशा नोटिस कीजिएगा कि हम लोग जो ओवर बटन को मेजरिंग करते हैं उसे मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। बताऊंगा कैसे मीटर क्यूब में मेजर करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक, उसके बाद जो कोयला का मेजर होता है या फिर कोयला का जो यूनिट होता है वो हमेशा टन में किया जाता है। ओवर बर्डन यानी कि ओवर बर्डन को हम लोग मीटर क्यूब में मेजरमेंट करेंगे और कोयले को हम लोग टन में मेजर करेंगे। तो ये कहता है दिस इज द रेशियो ऑफ ओवर बर्डन टू रिमूव इन मीटर क्यूब टू कोल टू बी माइंड इन टन्स। ठीक है, ये एक रेशियो है। किसकी रेशियो है? ओबी रिमूव की रेशियो, जिसको हम लोग मीटर क्यूब में देखते हैं, एंड रेशियो ऑफ कोयल माइंड, यानी कि जो कोयला है उसको निकालने का जितनी क्वांटिटीज़ आई और वो क्वांटिटीज़ किस में आई, टन में, तो उसको हम लोग स्टिपिंग रेशियो कहते हैं। ये स्टिपिंग रेशियो की फॉर्मूला सीधी सीधी आप लिख सकते हो। स्टिपिंग रेशियो इक्वल टू ओबी ओबी रिमूव इन मीटर क्यूब कोयल प्रोड्यूस इन कोयल डिवाइडेड बाय कोयल प्रोड्यूस इन टन्स। TE और S लगा दीजिए, टन्स हो जाएगा। और टन का स्पेलिंग TONNES टन्स। ठीक है, तो सिंपल में स्टिपिंग रेशियो क्या है? ओबी रिमूव इन मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय कोयल प्रोड्यूस इन टन्स। ओबी रिमूव मैंने बताया था, ये माइंस है, ये आपका सरफेस है और यहाँ से कोयला का फॉर्मेशन है। ठीक, तो ये मिट्टी हो गई और ये अनकंसोलिडेटेड ओवर बर्डन है जो मैंने इससे पहले बताया था।
तो इसको जो हम लोग हटाएं ब्लास्टिंग करके या फिर मशीनरी चला के, तो इसी को हम लोग ओवरबर्डन कहते हैं। ठीक, और जितना इसको हटाएं और कितना मिनरल्स का फॉर्मेशन हुआ, जितना इसको हटाने में मिनरल्स का फॉर्मेशन कितना हुआ, उसी के रेशियो को हम लोग ओवरबर्डन स्टेपिंग रेशियो कहते हैं। ठीक, मतलब कहता है ओबी रिमूव कितनी कितनी ओबी रिमूव किए, जितना भी आपका एक्स वाई जेड 1 2 3 रहे, जितना 1 2 3 रहे ओबी रिमूव के रूप में, डिवाइडेड बाय कोल प्रोड्यूस एक्स वाई जेड, जितना भी कोल प्रोड्यूस हुआ, दोनों के रेशियो को हम लोग स्टिपिंग रेशियो कहते हैं। स्टिपिंग रेशियो किसी दिन हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे, बट एज ए अभी आपको डिफिनेशन सिर्फ ही पढ़ना है। एक चीज़ और कि मैं जब ट्रेनिंग पीरियड में था तो मन में बहुत क्वेश्चन आता था कि भाई कोयले को हम लोग टन में क्यों देखते हैं और फिर ओबी को मीटर क्यूब में देखते हैं। तो मीटर क्यूब में देखने का रीज़न यही है आपके बीच में, आप चाहे तो मीटर क्यूब को टन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर मीटर क्यूब को आप टन को भी आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए फार्मूला दिखाते हैं आपको। आप हमेशा पढ़ते आ रहे होंगे कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और किसी वॉल्यूम को निकालना है तो किसी मास को अगर आपको निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दीजिए। मास की जो यूनिट आएगी वो केजी में आएगी, डेंसिटी हमेशा मीटर क्यूब में जाएगी, एंड वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में जाएगी। तो मास की आपकी यूनिट आएगी केजी में, तो आप यहाँ सारा डाटा रखोगे, आपकी केजी में निकल जाएगी। तो ये रहा आपका टन या फिर केजी में निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं, कहता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अगर हम करते हैं तो मेरा क्या आता है, कोयला का वेट आता है। कोयला का वेट आता है तो किस में आता है, टनेज में आता है। टनेज में कोयला का वेट आता है, ये यूनिट हो गया। डेंसिटी को हम लोग यहाँ क्या, डेंसिटी का यूनिट हमने टेंस टन्स मीटर क्यूब लिया। ठीक, और वॉल्यूम का यूनिट लिया हमने मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कैंसिल करेगा, ये टन्स बचेगा। ठीक, तो ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी को टन्स पर मीटर क्यूब रखें, अब वॉल्यूम की जो यूनिट है वो मीटर क्यूब कैंसिल किया तो हमारा टन्स बचा। तो ऐसे फॉर्मूला कोयले को टन में निकालने का। और स्पेसिफिक साइंटिफिक ने माना जाता है, या फिर जो भी साइंटिफिक तरीका होता है कोयले की डेंसिटी प्राप्त करने की, वो रखी गई है 1.6 टन पर मीटर क्यूब। यानी कि डेंसिटी ऑफ कोयल नॉर्मली क्या है, 1.6 मीटर क्यूब पर 1.6 टन पर मीटर क्यूब। किसी किसी में ये डाटा आपको 1.4 टन्स पर मीटर क्यूब दिखाई दी गई होगी, बट ये एक्चुअल मानी जाती है। ठीक, अब समझ लो कि 1 टन बराबर कितना केजी होता है, तो 1 टन केजी बराबर 1000 केजी होता है। तो 1.6 टन के बराबर कितना होगा, यानी कि 1600 टन होगा। 1.6 टन के बराबर इक्वल टू 1000 से आप इंटू कर दो तो 1600 आपका केजी आ गया। इसी को आप टन में लिखोगे तो 1.6 टन आ गया। मैं जब ट्रेनिंग में या फिर वर्किंग में था, मेरे को बहुत कंफ्यूजन होती थी ये सब चीज़ में, तो मैं अक्सर अपने एमटी या फिर मैनेजर सर से पूछते रहता था। आपको सपोज डैट एक क्वेश्चन ऐसे ही जनरल अवेयरनेस या फिर माइंडसेट देखने के लिए कि कोयला का टिपर होता है वो 18 टन का होता है। ठीक, 18 टन मतलब कितने केजी आप कोयला ले जा रहे हैं, तो उसी के कैलकुलेशन में ऐसे ही भरभरी देखा था। तो यहाँ देखिए कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कोयले को कैसे लिया, मास में यूनिट टन्स में लिया, और इसकी
टन्स की मास की फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी दी हुई रहती है कोयले की 1.6, अदरवाइज 1.4। तो 1.6 डेंसिटी लिखी, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो मीटर क्यूब, 1.6 इंटू आप कितना कोयला प्रोड्यूस कर रहे हैं, 18 टन। ठीक है, 18 टन ले जा रहे हैं तो आपको निकालना कितना में है, केजी में, तो डिवाइड बाय 1000 पर 1000, यानी कि 1 केजी में 1 टन में 1 केजी होता है ना, इसलिए हमें ये डिवाइड कर दिया 18 टन में कितना केजी निकलेगा। तो जो भी कैलकुलेशन आएगा, जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा वो आ जाएगा केजी में। तो ऐसे आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। सारा सारा मैटर का खेला है डेंसिटी, यानी कि मास बाय वॉल्यूम। तो ये आपका स्ट्रिपिंग रेशियो हो गया। फिर आगे चल के हम लोग टॉपिक पे आएंगे। ये ऐसे छोटी मोटी डिफिनेशन हो गई। टॉपिक आएंगे हम लोग ओपन कास्ट के टाइप्स कितने होते हैं, क्वारी माइनिंग या ओपन पिट या सरफेस माइनिंग क्या क्या होते हैं ये देखेंगे। फिर एडवांटेज देखेंगे। इसके बाद थोड़ी बहुत कैलकुलेशन देखेंगे, स्ट्रिपिंग रेशियो की कैलकुलेशन दिखाएंगे। फेवरेबल कंडीशन इन्वायरमेंट कैसा चाहिए या फिर एप्लीकेबिलिटी क्या होती है वो भी देखेंगे उसके बाद इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या होता है। फिर रिक्लाइनेशन क्या होता है, मतलब रिक्लाइनेशन मतलब माइंस को चला देने के बाद वो खाई बन जाती है तो उसे फिर से ओवरबर्डन से भर दी जाती है, ऊपर से 2-3 मीटर की मिट्टी भी लेवलिंग कर दी जाती है और उसमें प्लांट लगाया जाता है या फिर किसी को रहने के लिए रेसिडेंसी दी जाती है, तो उसी को हम लोग रिक्लाइनेशन कहते हैं। ये सब सारे हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ वर्किंग में उतरेंगे कि ओपन कास्ट मेथड कैसे करते हैं, इसकी लेआउट क्या है, कैसे स्टार्टिंग प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कहाँ से बेंच, कैसे बेंच रखते हैं, होल रोड क्या होता है, होल रोड की सेफ्टी क्या होती है, डंपर टिपर्स या फिर माइंस की मशीनरीज क्या होती है, ये सब सारे धीरे धीरे करके देखेंगे। आज की क्लास यहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग ओपन कास्ट के टाइप्स देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए गुड डे एंड गुड नाइट।